मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। आज है संडे की प्यारी सी मॉर्निंग और आज हम वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और आपको उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और आपकी हिस्ट्री की नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं और नजर डालते हैं आज यानी 21 अप्रैल को हुई ऐतिहासिक घटनाओं पर। और आपकी हिस्ट्री की नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं और नजर डालते हैं आज यानी 21 अप्रैल को हुई ऐतिहासिक घटनाओं पर। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 21 अप्रैल 1930 को रास्ताफेरियन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। असल में ये दिन यूथोपिया के आखिरी राजा हेल सेलासी के सम्मान में मनाया जाता है। हेल सेलासी के बारे में जानने से पहले हम रास्ताफेरियन मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। रास्ताफेरियन जमैका का एक ऐसा समूह है जिसके रास्ता का मतलब प्रकृति की रक्षा और उसका संरक्षण करना ही था और जिनकी जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल निश्चल, हरफन मौला और दुनिया की ठाट बाट से दूर था। रास्ताफारियों की विचारधारा से असहमत लोगों की आंखों में जब वो खटकने लगे तो उनके लिए मसीहा बनकर आए हेल सेलासी, जिन्होंने अपनी जमीन ही रास्ताफारियों को दे दी। इतना ही नहीं, उनकी हर तरह से सहायता भी की। कहा जाता है कि जब पहली बार हेल सेलासी जमैका रास्ताफारियों से मिलने आए तब करोड़ों की तादाद में रास्ताफारी एयरपोर्ट पर अपने इस देवता की झलक के लिए उमड़ पड़े और यही दिन रास्ताफेरियन मूवमेंट के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और आज ये मूवमेंट इतना फेमस हो गया है कि इसे बड़ी बड़ी हस्तियों ने जिंदा रखा हुआ है, जिनमें शामिल हैं लियोनार्ड हॉवेल, मॉर्टाइमर प्लानो, वर्नन कैरिंगटन, चार्ल्स एडवर्ड्स, पीटर टोश और बॉब मार्ले जैसे लोग। तो आइए हम भी आज रास्ताफेरियन मूवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और सुनते हैं बॉब मार्ले का ये गाना जो विश्व शांति के लिए ही उन्होंने बनाया है। अब ये तो हमने जान लिया कि कल खास क्या हुआ था। अब बात उन सेलिब्रिटीज की जिनका 21 अप्रैल को जन्मदिन है और जिस शख्स की आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने बचपन में तो चर्च का प्रीस्ट बनने की सोची, लेकिन किस्मत ने ऐसा कुछ मोड़ लिया कि आज वो दुनिया के सबसे उम्दा एक्टर्स में से एक हैं। ये हॉलीवुड हार्ट थ्रोब हैं जेम्स मैकअवॉय। 21 अप्रैल 1979 को स्कॉटलैंड में जन्मे जेम्स 15 साल की उम्र में ही फिल्म द नियर रूम में पहली बार कैमरे के सामने एक्टिंग करते नजर आए, लेकिन अपने एक्टिंग के हुनर को और तराशने के लिए उन्होंने मशहूर थिएटर ग्रुप पेस यूथ थिएटर ज्वाइन किया। रॉयल स्कॉटिश एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से ग्रेजुएट इस एक्टर ने अपने एक्टिंग करियर की गंभीरता से शुरुआत की टेलीविजन से और सिल्वर स्क्रीन पर उनकी शुरुआत हुई 2001 की फिल्म स्विमिंग पूल से। इसके बाद जेम्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा
और ब्राइट यंग थिंग और स्ट्रिंग्स जैसी फिल्में करने के बाद 2005 में जेम्स मैकअवॉय को हॉलीवुड के लीडिंग एक्टर्स में शामिल कर दिया एक फिल्म ने, जिसका नाम था द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वॉर्डरोब। तो हम भी क्यों ना द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वॉर्डरोब से मिस्टर टमस यानी जेम्स मैकअवॉय का ये डायलॉग सुने। Do you mean to say that you're a daughter of Eve? My mum's name is Helen. Yes, but you are, in fact, human. Yes, of course. Is that Narnia? Narnia? What's that? Oh, dear girl, you're in it. Everything from the lamppost all the way to Castle Cair Paravel on the Eastern Ocean. Every stick and stone you see, every icicle is Narnia. मिस्टर टमस के इस यादगार रोल को करने के बाद जेम्स ने कई और कामयाब फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लोहे को मनवाया। द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बिकमिंग जेन, वांटेड, एक्समैन, फर्स्ट क्लास जैसी कुछ ऐसी ही फिल्में हैं। Individuals with extraordinary abilities may already be among us. McTaggart, you really think that some crackpot scientist is going to make me believe in vanishing men? I didn't really expect you to believe me. One of the many spectacular things my mutation allows me to do is that I can read your mind. Are you going to ask us to think of a number between 1 and 10 now? No, Agent Stryker, although... How's that for a magic trick? Best I've ever seen. बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब जैसे अवार्ड पा चुके जेम्स मैकअवॉय के दुनिया भर में फैले फैंस के दीवानेपन का ये आलम है कि उन्होंने अपने लिए नया नाम ही रख लिया है, यानी जेम्स मैकअवॉय के फैंस खुद को मैकअवॉयर्स कहते हैं। तो दुनिया भर के मैकअवॉयर्स की तरफ से जेम्स मैकअवॉय को हैप्पी बर्थडे। Born to be remembered. Born to be remembered. स्कॉटलैंड में जन्मे इस फिल्म स्टार के बाद अब बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हम जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं वो और जेम्स मैकअवॉय दोनों ही स्कॉटलैंड में पैदा हुए। एक ने जहां सिल्वर स्क्रीन पर अपनी पहचान बनाई, तो वहीं दूसरे ने आज से 125 साल पहले ही लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया और लोगों में पर्यावरण सुरक्षा का बीज बोया। ये ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट थे जॉन मेयर। इनका जन्म एन और डेनियल मेयर के घर हुआ। जॉन के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनका परिवार अमेरिका चला आया और वहीं बस गया। बचपन से ही जॉन को प्रकृति अपनी ओर खींचती थी और बड़े होते होते प्रकृति से उनके लगाव का ये आलम था कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह प्रकृति को समर्पित कर दिया और जंगलों और पहाड़ों पर ही अपनी दुनिया बसा ली। उनका मानना था कि ऊपर वाले ने जो हमें कुदरत की शक्ल में नायाब और बेशकीमती तोहफा दिया है, उसे संभाल कर रखना हमारा धर्म है। वैसे यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये वो दौर था जब लोगों को लगता था कि कुदरत के पास कोई असीमित स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगा। आम आदमी तो आम आदमी, सरकार की भी यही सोच थी। इसीलिए लोग प्रकृति के संरक्षण को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे। जॉन दुनिया के शायद पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने प्रकृति के संरक्षण के बारे में बहुत सोचा और जंगलों को बचाने की मुहिम भी शुरू की। और इस मुहिम का सबसे पहला कदम था 1892 में योशमाइट नेशनल पार्क की स्थापना करना। उसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और फिलोलॉजिस्ट प्रोफेसर हेनरी सेंगर के साथ मिलकर पर्यावरण प्रेमियों के लिए 1892 में सायरा क्लब की शुरुआत की, जो पर्यावरण प्रेमियों के लिए अपनी तरह का पहला क्लब था। जॉन मुइर ने पर्यावरण पर लगभग 300 आर्टिकल्स और 12 किताबें लिखी। 1914 में 76 साल की उम्र में कुदरत के संरक्षक जॉन मुइर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन पर्यावरण के लिए शुरू की गई उनकी मुहिम आज भी जारी है। Born to be remembered. Born to be remembered. जॉन मुइर ने जहां समाज को कुदरत से प्यार करना सिखाया, वहीं अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, उन्होंने समाज को एक नई परिभाषा दी। उन्होंने समाज को सिर्फ कुछ इंसानों का झुंड नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे विज्ञान को सब तक पहुंचाया
बात 21 अप्रैल 1864 की है, जब जर्मनी के एक जाने माने वकील मैक्स वीबर सीनियर और हेलन वीबर के घर उनकी पहली संतान आई, जिसका नाम मैक्स वीबर ने अपने नाम पर ही रखा, मैक्स वीबर। मैक्स वीबर सीनियर ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा बाद में उनका नाम इतना रोशन करेगा कि दुनिया के महान समाज शास्त्रियों में उनका नाम शुमार हो जाएगा। जब कभी भी हम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की नींव रखने वाले लोगों की बात करते हैं तो उनमें 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा इमानुएल डर्कheim और तीसरे मैक्स वीबर। अगर मैक्स वीबर की विचारधारा की बात करें तो उनके अनुसार समाज के सही ढंग से चलाने की जो मैथडोलॉजी मैक्स वीबर ने दी, उसमें समाज का आधार संस्कृति यानी कल्चर और इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर हम मैक्स वीबर के किए कामों की बात करें तो सबसे पहले याद आते हैं उनके लिखे ऐसे। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म सबसे पहले शुरुआत के तौर पर याद आते हैं। इसके अलावा जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा वो है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म और विबेरियन ब्यूरोक्रेसी आदि। और उनके सभी फेमस वर्क 1902 के बाद ही आए और पब्लिश हुए। वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त 50 साल की उम्र में मैक्स वीबर ने रिजर्व ऑफिसर के तौर पर काम किया और उसी के 6 साल बाद यानी 14 जून 1920 को इस महान सोशियोलॉजिस्ट ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। Born to be remembered. Born to be remembered. और आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात करने जा रहे हैं उन्हें 1946 में फिजिक्स के क्षेत्र में उनके काम के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इस फेमस साइंटिस्ट का आज 131वां जन्मदिन है। इनका नाम है पर्सी विलियम ब्रिजमैन। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 21 अप्रैल 1882 को कैम्ब्रिज में हुआ था। 18 साल की उम्र में वो दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में पढ़ाई के लिए गए और वहां से फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद उन्होंने वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। साल 1905 की बात है। एक दिन एक मशीन में हुई एक छोटी सी खराबी ने इस महान साइंटिस्ट की बड़ी खोज को जन्म दिया। हुआ कुछ यूं कि एक मशीन की दबाव की क्षमता जहां सिर्फ 3000 kgf थी, वहीं उस खराबी की वजह से वो बढ़कर 1,00,000 kgf हो गई और इस तरह से पर्सी विलियम ब्रिजमैन की एक नई खोज का जन्म हुआ जो कि कंप्रेसिबिलिटी, इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ से जुड़ी रिसर्चेस में काफी सहायक साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने फिलॉसफी ऑफ साइंस पर एक किताब भी लिखी, द लॉजिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, और वो दुनिया के उन गिने चुने 11 साइंटिस्ट्स में से एक थे जिसने रसल आइंस्टीन मैनिफेस्टो पर दस्तखत किए थे। फिजिक्स के क्षेत्र में महान कार्य के लिए ही इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। इतना महान साइंटिस्ट जिसने इतनी बड़ी खोजें की हैं, उसको एक बीमारी ने हरा दिया। पर्सी को मेटास्टैटिक कैंसर हो गया और इस बीमारी ने महान साइंटिस्ट के प्राण हर लिए। इस महान साइंटिस्ट को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। Born to be remembered. Born to be remembered. टी.आर. सुब्बा राव। अपनी सोच और समझ को लफ्जों में पिरोना एक ऐसी कला है जो शायद किसी किसी के पास ही होती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, सिर्फ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, सिर्फ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है। आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात अपने प्रोग्राम में आगे करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक लिखने से है, यानी हम आपको एक लेखक के जीवन के सफर पर ले चलेंगे। बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड में आज जिनकी चर्चा उनके जन्म दिवस पर हम करने वाले हैं उनका नाम है टी.आर. सुब्बा राव। साहित्य कला अकादमी अवार्ड के विजेता सुब्बा राव ने कन्नड़ साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 21 अप्रैल 1920 को मालेबेनूर कर्नाटका में जन्मे टी.आर. सुब्बा राव को बचपन से ही कहानियां लिखने का शौक था। उसी दौरान 17 साल की उम्र में वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और गांव-गांव घूमकर भाषण देने लगे और देशभक्ति के गीत नगर नगर जाकर गाने लगे, जिसके लिए उन्हें जेल में भी जाना पड़ा।
जेल से वापस आने के बाद उनके पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर भेज दिया और अपनी पढ़ाई खत्म करके वो पत्रकारिता से जुड़ गए। 1942 में उन्होंने बेंगलोर के कन्नड़ अखबार विश्व कर्नाटका को उप संपादक के तौर पर ज्वाइन कर लिया। उसी दौरान वो शादी के बंधन में भी बंध गए। पत्रकारिता करते करते वो जिस एक लेखन शैली से बहुत प्रभावित थे वो थी A.N. कृष्णा राव की प्रगतिशील लेखन शैली। और यही एक वजह थी कि सुब्बा राव की शुरुआती लेखन में इसी लेखन शैली की बहुत ज्यादा झलक मिलती है। उनकी आरंभिक कहानियां उस वक्त के समाज की कुरीतियों पर एक प्रहार करती मिलेंगी, लेकिन उनके सबसे पॉपुलर उपन्यासों में मसानदा हुव्यू का नाम सबसे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ समाज और उसके आसपास की बुराइयों को ही सामने लाकर रख दिया हो, बल्कि उन्होंने इतिहास को भी खंगालने की कोशिश की है। इसी कड़ी में दुर्गा अस्तमाना का जिक्र हमेशा होता रहेगा। उनकी इसी किताब के लिए 1985 में उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, सुब्बा राव ने अपने जीवन में कई लेखन शैलियों का प्रयोग किया और वो पहले लेखक थे जिनकी वजह से कन्नड़ साहित्य में एक क्रांति आई। उनकी इस लेखन शैली को बाद में बहुत से लेखकों ने अपनाया। इस महान लेखक की किताबों में हमें जिंदगी के कई सारे रंग देखने को मिल जाएंगे। आज सुब्बा राव जी हमारे बीच भले ही ना हो, मगर उनके लिखे गए शब्द आज भी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और आने वाले वक्त में भी लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे। 1984 को इस महान कन्नड़ लेखक का निधन हो गया। इसी के साथ साहित्य के एक युग का समापन भी। उनकी पुण्यतिथि में बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। Born to be remembered. Born to be remembered. So messed up, I want you here. In my room, I want you here. Now we're gonna be face to face. And I'll lay right down in my favorite place. And now I wanna be your dog. And now I wanna. तो इस रॉक म्यूजिक को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हमारे शो में अब हम जिस पर्सनैलिटी की बात करने वाले हैं वो कोई रॉक स्टार ही है। पंक रॉक के जन्मदाता के नाम से मशहूर इगी पॉप को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अमेरिकन संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान की। 60 के दशक में इगी पॉप के रॉक एंड रोल ने सबको रॉक एंड रोल करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज इसी मशहूर रॉकस्टार का जन्मदिन है, तो हमने सोचा कि आपको इसी मशहूर व्यक्तित्व से रूबरू कराते चलें। जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी लोगों को याद करने का जरिया है। तो चलिए आज याद करते हैं पॉप के इस गॉड को। वैसे इस रॉकस्टार का असली नाम जेम्स न्यूवेल ऑस्टरबर्ग जूनियर है। अप्रैल 21, 1947 को मिशिगन अमेरिका में जन्मे इगी अपनी शुरुआत के दिनों में एक लोकल ब्लूज बैंड द इगुआनाज में ड्रमर थे और इसी पुराने बैंड से प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम इगी रख लिया। ब्लूज म्यूजिक के साथ उन्होंने शुरुआत तो की और इस म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट वक्त के साथ बढ़ता भी गया और जब उनको ये लगने लगा कि इस म्यूजिक में कुछ सीखने को नहीं बचा तो उन्होंने ब्लूज को अलविदा कह दिया और कैलिफोर्निया चले गए। यही उनकी मुलाकात सैम ले से हुई। फिर उन्होंने अपना बैंड साइकेडेलिक स्टूजेस तैयार किया। उनकी टीम के सदस्यों में उनके अलावा जो 3 नाम और थे वो थे रॉन एस्टन ऑन गिटार, एस्टन के ही दूसरे भाई स्कॉट जो ड्रम बजाते थे और तीसरे थे डेव अलेक्जेंडर जो बेस गिटार बजाते थे और वो खुद सॉन्ग कंपोज करते और अपने गीतों को अपनी आवाज में पिरोते। इगी को इंस्पिरेशन जिम मॉरिसन से मिली जब वो 1967 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने आए थे। मॉरिसन इगी को इंस्पायर करने के लिए काफी थे और शायद ये जिमी मॉरिसन का ही असर था कि इगी ने 1968 में अपने पहले लाइव कंसर्ट के बाद रिकॉर्डिंग के लिए इलेक्ट्रा रिकॉर्ड्स को चुना, जिनके अंडर में जिम मॉरिसन का द डोर्स एल्बम रिलीज किया गया था।
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. स्टूजेस के पहले 2 एल्बम नाकाम रहे, लेकिन रॉक म्यूजिक के इस बादशाह का करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। लेकिन दोस्तों, इगी ने शायद ही कभी हार मानी हो। जब ये लगने लगा कि शायद इस मशहूर कलाकार के करियर का अंत होने ही वाला है, उसी समय एक नई ऊर्जा के साथ 1971 में इगी ने रॉ पावर से जबरदस्त वापसी की। इगी पॉप ने कई सालों बाद जेम्स विलियमसन के साथ कुछ रिकॉर्डिंग्स की, जो 1977 में किल सिटी के नाम से रिलीज हुआ, और इस एल्बम ने एक बार फिर इगी पॉप को चोटी पर लाकर खड़ा कर दिया। उसी साल 1977 में इगी ने RCA रिकॉर्डिंग कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया और द इडियट एवं लस्ट ऑफ लाइफ जैसे एल्बम्स एज अ सोलो आर्टिस्ट दिए। ये दोनों इगी पॉप के म्यूजिक करियर के सबसे ज्यादा पसंद किए गए एल्बम्स में से एक हैं। इगी की पूरी जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, और कुछ ऐसे मौके आए जब ये लगने लगा कि इस महान रॉक स्टार का करियर खुद उसी के हाथों खत्म हो जाएगा। मगर लौटकर एक नया अध्याय जोड़ने वाले इगी आज भी बहुत सक्रिय हैं, साथ ही लोकप्रिय भी। इस रॉक स्टार को बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड में अब बारी है सवाल की। तो आज का सवाल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड में अब आपको सुनवाते हैं ये आवाज, जिसको सुनकर आप अपनी यादों में जरूर खो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने सुनी इस मशहूर टीवी सीरीज के गाने की आवाज। आपको बताना यह है कि इस मशहूर टीवी सीरीज के निर्माता और निर्देशक कौन थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बताना है कि इस फेमस टीवी सीरीज के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कौन थे। अपने जवाब आप हमें भेज सकते हैं borntobiremembered@gmail.com पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।